जी जी 22 में आजम खान को पूरा मारने की तैयारी थी, लेकिन किस तरह उनको बचाया गया, किस तरह सिक्योरिटी लगाई गई। मैंने ही बोला था जब ये मुख्तार अंसारी का हुआ था कि मुझे लग रहा है कि अगला नंबर अगला रमजान कहीं आजम खान का तो नहीं, क्योंकि आजम खान खुद कह चुके हैं कि मुझे डर लगता है। और 23 में आजम खान पे और 22 में आजम खान के ऊपर भी हमले हुए कि मुख्तार अंसारी को इन्होंने पहली बार मारा। मुख्तार अंसारी को मारने के लिए ये 7वां अटेम्प्ट था उनके परिवार के बकौल। और 7 बार जहर दिया गया। मोदी जी परेशान कि किसी भी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को छुपाना है, अब क्या करा जाए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी एक मुद्दा और है, शेर पिंजरे में बंद है, शेर को मार देते हैं। अब इन्होंने मुख्तार अंसारी को मार डाला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल देश में इस वक्त अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या हो गई है, ये आप सबको पता है। और मुख्तार अंसारी का मसला किस तरीके से हाईलाइटेड है आप जानते ही हैं। उससे पहले अतीक अहमद और आजम खान की भी चर्चा हो रही है कि आगे आजम खान का क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम जितने भी नेता हैं उन पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ऐमन रिजवी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आदित्य। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके से कोर्ट में प्रक्रिया हो रही थी और स्लो पॉइजन की जो बात हो रही थी मुख्तार अंसारी को लेकर, इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जिस तरह आपने अभी अगर आप इस हादसे को रिलेट करें इलेक्टोरल बॉन्ड से तो बहुत सही जगह पहुंच जाएंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि सारा का सारा चंदे का धंधे को बेनकाब करो और एकदम से फड़फड़ा गए, तो मोदी जी ने अपने चेलो चपट्टों से बोला और घुंघरू वाली मीडिया से बोला कि जल्दी से मुजरे करने शुरू कर दो, कह दो हमने एनआरसी लगा दी। तुगलकी फरमान आ जाता कि एनआरसी शुरू हो गए, एनआरसी शुरू हो गई। इनको लगा उसी दिन शाम को देखिए एनआरसी, अब इनको लगा था कि मुसलमान तो बावले होते हैं, मुसलमानों को भी इन्होंने गुफाओं की पैदाइश समझा था कि जैसे तैरना शुरू कर देते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह भगवा आतंकवादी, तो मुसलमान भी तैरना शुरू हो जाएगा। मुसलमान ने कुछ नहीं करा, सब्र तहम्मुल से बैठा रहा, रमजान थे वो रोजे करते रहे। अब इनकी भारतीय जनता पार्टी के ये वाला जो फार्मूला था ये नाकाम हो गया। अब मोदी जी परेशान कि किसी भी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को छुपाना है, अब क्या करा जाए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी एक मुद्दा और है, शेर पिंजरे में बंद है, शेर को मार देते हैं। अब इन्होंने मुख्तार अंसारी को मार डाला। अब मैं ये नहीं कह रही कि मुख्तार अंसारी को इन्होंने पहली बार मारा। मुख्तार अंसारी को मारने के लिए ये 7वां अटेम्प्ट था उनके परिवार के बकौल। और 7 बार जहर दिया गया। और ये हो गया था कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के लिए मतलब उन लोगों को रख दिया था कि मुख्तार अंसारी को डायरेक्ट खाना नहीं दे सकता जेल, पहले कोई टेस्ट करेगा, पहले खा कर देखेगा। आप यकीन करिए कि 6 बार जो लोग टेस्ट कर चुके थे वो इतने बीमार हो गए कि पूरे महीने महीने हॉस्पिटल में रहे और उनका इलाज हुआ, यानी उसमें जहर था। अब जाहिर सी बात है मुख्तार अंसारी एक तो मुसलमान, फिर मुसलमानों में शेर, फिर शेरों में मसीहा, फिर गाजीपुर का, इतनी सारी क्वालिटी अगर किसी में एक साथ आ जाए तो उसको मारना या उससे डरना बनता है। शेर को तो हार्ट अटैक नहीं होते, मैं कह रही हूँ शेर को हार्ट अटैक नहीं होता, शेरों से हार्ट अटैक इनको हो रहे थे, इसलिए इन तमाम गिदड़ों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया, वो भी बंद पिंजरे में करा। हिम्मत ही तो खुल के करते ना, खुले हुए पिंजरे में करते ना। और खौफ का आलम आपने देखा कि जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी थी तो किस तरह दूर से कहते जल्दी से रख दो, जल्दी से रख दो। मतलब डीएम, एसडीएम, मिलिट्री, सिलेक्ट जो जो लगा सब डर रहे थे। अगर मुख्तार अंसारी की वहां पर फैमिली उस दिन हैंडल ना करती, आप देखिए कि वाकई भीड़ बेकाबू हो जाती। ये तो उनके परिवार के 5-6 लोगों ने 6 लाख भीड़ को कंट्रोल करा और उनसे कहा कि तुम्हारा मसीहा जा चुका है। और आपने देखा किस तरह वहां पर एक लेडी होकर डीएम बदतमीजी कर रही थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे बेनकाब हुए कि किस तरह इन्होंने आनन फानन उसको जल्दी से गाड़ने की जल्दी मचाई कि मिट्टी ये नहीं देगा, मिट्टी तू नहीं देगा, तू मिट्टी डालेगा, तू नहीं डालेगा। अफजाल अंसारी की इतनी लंबी बहस, यानी एक आदमी, आप उस फैमिली का दर्द महसूस कर सकते हैं आदित्य, कि जिसका भाई मरा पड़ा हो और आखिरी सफर पे जा रहा हो और वो डीएम से इस बात पे लड़ रहा हो कि कौन कौन वहां मिट्टी देगा, कौन कौन नहीं देगा। आप समझ सकते हैं। मतलब उस पे अगर आप अपनी फैमिली पे ले जाकर देखें तो मेरे ख्याल से तो अफजाल अंसारी तो शायद इतना बोल भी गए, हम तो शायद होश में होते और बेहोश हो रहे होते अगर हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है ना। तो ये मतलब ये दर्शाता है कि वाकई गाजीपुर की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वहां पर मसीहा और एक जीदार और एक शेर पैदा होता है। और हमें उम्मीद है, इस बात की उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी अगर मसीहा था, आप यकीन करिए कि उसी गाजीपुर की मिट्टी की कोख से हजारों मुख्तार अंसारी पैदा होंगे। अगला नंबर किसका होने वाला, चर्चा बहुत आजम खान की चल रही है। देखिए आजम खान की चर्चा को ये तो सबसे पहले मैंने ही बोला था जब ये मुख्तार अंसारी का हुआ था कि मुझे लग रहा है कि अगला नंबर अगला रमजान कहीं आजम खान का तो नहीं, क्योंकि आजम खान खुद कह चुके हैं कि मुझे डर लगता है। और 23 में आजम खान पे और 22 में आजम खान के ऊपर भी हमले हुए। उन्होंने बताया था कोरोना काल के समय जो जी 22 में आजम खान को पूरा मारने की तैयारी थी, लेकिन किस तरह उनको बचाया गया, किस तरह सिक्योरिटी लगाई गई। तो वही वाली बात है कि लख जो था सिर्फ एक बार काम करता है।
है, बार बार नहीं काम कर। षड्यंत्र तो आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन लक आपको सिर्फ एक ही बार बचाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? उनको भी कह देंगे कि हार्ट अटैक है। मतलब आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ और अन्य मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, चाहे वो हम अतीक अहमद की बात करें कि जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, दिन दहा मतलब आप समझिए अस्पताल जाते वक्त उनके ऊपर हमला हो जाता है कस्टडी में, और सबको मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे। मतलब आप उससे पहले बात आई ना, बिहार के शेर की तरफ आइए, आप ये देखिए कि शहाबुद्दीन को किस तरह लॉकडाउन में कोरोना के नाम पे मार दिया जाता है, उसके परिवार को उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाती। मतलब मरे हुए शेर से भी डरते हैं। तो शहाबुद्दीन को यहीं गाड़ दिया जाता। इनको पता था कि शहाबुद्दीन की अगर डेड बॉडी बिहार चली गई तो वहां की सरकार जो है डामाडोल हो जाएगी, गिर जाएगी, तो दिल्ली में उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 22 में फिर एक बंदे को कत्ल करा जाता है जेल के अंदर, दिल्ली की जेल के अंदर, जो मुख्तार अंसारी के बहुत खास थे। उसके बाद वो भी दूसरे रमजान में, तीसरे रमजान में अतीक अहमद के भाई को और 3 दिन पहले उसके बेटे को मार दिया जाता है। सबसे बुरी मौत अतीक अहमद की थी, जिसको लाइव मारा जाता है, पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, कैमरे के सामने। मतलब लाइव कैमरा चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, उसको थाने के बाहर उससे इंटरव्यू कराया जा रहा है। 3-4 गरीब गुरबा से भिखमंगे से आते हैं 8-8 लाख की बंदूक लेके, जिनके घर में खाने को नहीं होता, जिनके घरों की स्थिति ऐसी थी कि उनके घर में आप ये देखिए छप्पर पड़े हुए थे, उनको 8-8 लाख की बंदूक कौन देता है? और वो 20 राउंड से ज्यादा फायर कर देते हैं और चले जाते हैं। पुलिस की बंदूकें है, सैल्यूट है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, इनकी बंदूकें जंग खाई हुई होती हैं, मतलब निकलती नहीं, देख रहे होते भैया कब तक भागेगा, भाग जा। वो उठते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और चले जाते हैं, और जब तक मारते रहते जब तक उनको पता नहीं चल जाता कि अतीक अहमद नाम का शेर भी ठंडा हो गया। उसके बाद आपने ये वाला हादसा देखा कि मुख्तार अंसारी को तुम माफिया माफिया कह रहे हो। अरे माफिया के जनाजे में 4 लोग नहीं होते और लोग उसको गालियां दे रहे होते, अच्छा है मर गया। आपने सुना मुख्तार अंसारी को बोला कि मर गया? एक चीज देखने को मिली कि जो लोग कह रहे थे और कई टीवी चैनल्स जो दिखा रहे थे वो बिल्कुल अलग था। न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर ये कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी मतलब वो अपना खुद का वर्तान बता रहे थे, किस तरीके से मसीहा, उन्हें हिंदू भी कहते हैं मसीहा वहां पे। लेकिन टीवी चैनल्स पर के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनमें ये कहा गया था कि माफिया का अंत फलाना ढिमकाना, मतलब इस तरीके से बताया जा रहा था? देखिए, आप उसको टीवी मीडिया कह के अपनी भी तौहीन कर रहे हैं, मुझे लगता है आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। आप कहिए कि मीडिया के कोठों पे घुंघरू टूट गए, वो मीडिया का कोठा है जहां पर घुंघरू टूट गए और तमाम लोग घुंघरू तोड़ रहे थे। आपने नहीं देखा आज तक का एक पत्रकार, जाहिल पत्रकार, पता नहीं उसने कहां से डिग्री खरीदी थी या व्हाट्सएप से ही लेकर आया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आया था, वो कब्र खोदने वाले को पकड़ता है और कहता है आप अतीक की कब्र खोद कर आए हो। इतना धमाकेदार इंटरव्यू लेता है किस आदमी का, वो कहता हाँ जी, वो परेशान, पता नहीं, कहता कितने फुट की खोदी, वो कहता 7.5 फुट की, कहता 7.5, कुछ खास था? वो कहता क्या खास होगा, कब्र में कुछ खास होता है? अरे तो कहता कुछ तो खास होगा। उन्होंने कहा कुछ खास नहीं था। अबे तू लेट के देख लेता, इतने लेट के देख लेता, इतना चौथा कोई ना कोई शेर आखिर रमजान में आई जाता। मैं तो कहती हूँ वो कब्र खोदने वाला कहता चल तेरी कब्र खोद रहा हूँ, इतने तू लेट जाइयो, जब चौथे का किसी का एनकाउंटर होगा उसको लेटा देंगे, तुझे निकाल देंगे। मतलब इस तरह सवाल कर रहा था मानो कि वहां पर हमास की जंग वो सुरंग खोद कर आया हो, और अतीक है वो जो सॉरी मुख्तार अंसारी जो है उस कब्र के जरिए उस सुरंग से जाकर फिलिस्तीन पहुंच जाए और इनके बाप इजराइल को मार कर आए। मतलब इतनी तुच्छे स्तर पर आ गया है इस मीडिया, जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, इस बारूद मीडिया का स्टैंडर्ड, कि इनको शर्म नहीं आती है, इनको लिहाज नहीं आता है। ना तो ये किसी के मरने पर मतलब शांति लेते हैं, ना ये किसी के जीने पे शांति लेते हैं। संविधान का हमेशा बलात्कार हो रहा है, 10 साल से लगातार संविधान का बलात्कार हो रहा है, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। आप देखिए महिला पहलवान यहाँ बैठी थी जिन्होंने इल्जाम लगाया था कि किस तरह उनका भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है लगातार उनके साथ यौन उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा था, तब ये मीडिया की खैरत नहीं जागी थी, तब भी इनका घुंघरू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चौबारे में टूट रहे थे। तो इनसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं। आप ये देखिए मणिपुर तो हिंदुस्तान में, आप मानते हैं मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा कुकी ग्रुप के ऊपर मैताई ग्रुप मार रहा है, बाकायदा पुलिस की बंदूकें लेके मार रहा है, पुलिस की गोलियां लेके यूज कर रहा है, खुद पुलिस वाले मार रहे हैं, मीडिया से गायब है। रोजाना 10-12 वहां पर मर रहे हैं, क्योंकि कुकी ग्रुप जो है पहाड़ों पर रहता है, उन पहाड़ों में नेचुरल रिसोर्सेज है, गैसें हैं, जो अंबानी को या अदानी को ठेका दे दिया गया है। तो अपने मुल्क पर तो तुम बात नहीं करते हो, मणिपुर को तुम मानी बोलने को तैयार, मणिपुर पर तुम सरकार को घेरने को तैयार नहीं हो। अगर आदित्य यहाँ पर कहते हुए ना मणिपुर का नहीं युद्ध रुका पाए, मणिपुर में जो भ्रांतियां हो रही थी वहाँ
और रूस और पापा यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने बाबा। मतलब वहां पर तो यूक्रेन का रुक मोदी जी रुकवा कर आ गए। मतलब यहाँ का हाँ बस भी मतलब एक देखिए मतलब यहाँ का जो गृह मंत्रालय है वो कह रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया है वो ऐड बना रहा है, पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया पापा। मतलब इस तरह का ड्रामा। और वो जिस लड़की को लेकर है वो खुद कांग्रेसी थी। मतलब कांग्रेसियों का खुद पता नहीं क्या मसला है, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। तो जो मणिपुर का युद्ध ना रुकवा पाए, जो कश्मीर में शांति ना बना पाए, जो महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, भारत का सम्मान था, उनकी ना सुन पाए, जो किसानों की ना सुन पाए, जो पत्रकारों की ना सुन पाए, जो महिलाओं की ना सुन पाए, बेरोजगारों की ना सुन पाए, बच्चों की ना सुन पाए, वो किसकी सुनेंगे? ये डिक्टेटरशिप है, ये ठोकतंत्र है, ये 24 को लूटने की तैयारी है। तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन जिस तरह प्राइवेट हाथों में दे दिए गए, जिस तरह आज हमारा यूथ दर बदर फिर रहा है। आप देखिए कि ज्यादातर यूथ इतने परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश में 61,000 पुलिस भर्ती निकली थी, उसमें कितने लोग पहुंचे थे? 65 लाख पहुंचे थे। 65 लाख ऐसा हो गया था। मतलब 65,000 के लिए 65 लाख पहुंच रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो बदतरीन दौर भारत के लिए हो ही नहीं सकता कि वाकई ही डंका बज रहा है बेरोजगारी में, वाकई ही डंका बज रहा है मुसलमानों के इस्लामिक फोबिया करने पर, वाकई डंका बज रहा है दलितों पे जुल्म करने में, वाकई ही डंका बज रहा है किसानों को लगातार जलील करने में, उनको मारने में, उनका पैसा हड़पने में, उनकी फसलों को बर्बाद करने में, और वाकई डंका बज रहा है पत्रकारों पर एक के बाद एक जुल्म होने में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों से किस बात का डर है मोदी? देखिए ये लोग जो है ना, इनकी जो तादाद है, अगर आपको पता हो जब 14 में मोदी जी जीत कर आए थे ना, तो इनका जो वोट का रेशियो था वो मात्र 31 या 32% था। इनको सिर्फ इतने लोगों ने वोट करा था। अब आप ही देखिए, अगर चलिए हम उसको उसमें मान ले 30% मान लेते हैं, तो यानी 70% लोगों ने वोट नहीं करा था। और डंका क्या बजा था? मोदी जी को चुन लिया, जो राम को लाए हम उनको लेकर आ गए, भगवान आ गए, राम को छोटा बना दिया, मोदी जी को ऊपर उठा दिया। तो उसके बाद जो 70% लोग थे उनमें भी थोड़ा अवेयरनेस आई। तो अगर हम 30% को छोड़ के 70% लोगों को पकड़ते हैं तो हम भारत के संविधान को, भारत की मनुस्मृति को जो लागू करने के चक्कर में इसको खत्म कर सकते हैं। भाई भारत एक संवैधानिक मुल्क है और जो संविधान से चलता है, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान यहाँ का माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन भारत का माना जाता है, सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत का माना जाता है। लेकिन सबसे देर से फैसले जो हिंदुस्तान में आते हैं, यही हमारी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ जो केस के फैसले वो नहीं आते। 10 साल तो 20 साल तो 30 साल, इतने में 2-3 पुश्ते निमट लेती हैं। संविधान की बात हो रही थी तो अभी अनंत हेगड़े का बयान शायद आपने भी सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि हम अगर 400 पार हो गए संविधान बदल देंगे। तो देखिए ना कि मतलब इन्होंने तो संविधान खुद बनाकर बैठे हुए, मतलब इनके दिल से, क्योंकि ये मीटिंग अटेंड करते हैं, इनको पता कि इनके यहाँ क्या चल रहा है। आपने नहीं देखा था जब 15 अगस्त पे भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कह लीजिए, देश के खुद को प्रधानमंत्री, हम तो प्रधानमंत्री नहीं मानने, अगर मोदी जी की इतनी प्रधानमंत्री नहीं मानने, मैं नहीं माने, अगर देश का प्रधानमंत्री है तो वो मेरा भी प्रधानमंत्री है, वो आपका भी प्रधानमंत्री है, वो मुसलमानों का भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये तो मुसलमानों का ड्रावा देते, मुसलमानों कहते हैं 80-20 गजवाए हिंद आ जाएगी, किससे आ जाएगी? तो उन्होंने क्या कहा था कि महिलाएं डरे ना, ये ना हो, ऐसा ना हो। और उसी वक्त आप देखिए बिल्किस बानो के कातिलों को संस्कारी बनाकर छोड़ दिया जाता है। विधायक कहते हैं माला पहनाई जाती है, माला पहनाई, मतलब एक बात बताइए, एक महिला का बलात्कार करना, क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी, उसको संस्कारी बनाकर छोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा हाथरस कांड, किस तरह मनीषा वाल्मीकि, क्योंकि वो दलित समाज से थी, किस तरह वहां पर उत्पाद मचाया जाता, क्योंकि वो ठाकुरों द्वारा मारी गई थी, ठाकुरों द्वारा उसका गैंग रेप हुआ था। और किस तरह वहां पर जयंत चौधरी का भूत उतारा था, प्रियंका गांधी के कपड़े फाड़े थे, और तमाम जो महिलाएं जा रही थी सब पे जुल्म। हम भी गए थे, लेकिन ये कि हम इतने जाके अंदर घुसे तो क्या हम देख रहे थे किस तरह पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी। तो ये चीज है कि आप अपोजिशन को तो डरा ही रहे हैं, आप देश के माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं, आप किसानों को भी मार रहे हैं, आप जवानों को भी मार रहे हैं, आप पत्रकारों को भी मार रहे हैं, आप एक्टिविस्ट को भी मार रहे हैं, आप अपोजिशन को भी ईडी सीडी से डरा रहे हैं। उसके बाद आप दलितों पर जुल्म कर रहे हैं, आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, आप आदिवासी पर जुल्म कर रहे हैं, आप क्या नाम है ईसाइयों पर जुल्म कर रहे हैं। अब तक 1100 से ज्यादा चर्च जो है ना मणिपुर में तोड़ दिए गए, जला दिए गए। तो वहां पर तो कोई बात नहीं करता है, खाली मोदी जी का डंका, मोदी जी का डंका। अगर डंका था तो 45 पार्टियों को क्यों गठबंधन करा? मोदी जी तो अकेले ही काफी थे भाई। मोदी जी तो आपके बगौल बहुत डंका पति है, दुनिया में डंका बज रहा है, राम से ऊपर उनकी छवि है। तो टुच्ची टुच्ची पार्टियां जिनका सिर्फ वजूद है, उन तक को मिला के 45 पार्टियों का इन्होंने एक तरह का वो बना लिया, पूरा गठबंधन बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि उसके छोटे छोटे दलों के साथ वो कंप्रोमाइज कर रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो डर है, कहीं तो सत्ता डगमगा रही, कहीं तो इनकी गश्ती हिचकोले खा रही है, जो एक के बाद एक उल्टे सीधे फैसले ये कर रहे हैं।
दावे तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे रहते हैं कि बस इस बार तो सब कुछ पार ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है विपक्ष कहाँ जो है दिक्कत में आ रहा है? विपक्ष की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, विपक्ष में मेन बात है कि विपक्ष से सबसे बड़ी गलती ये हुई, मैंने तभी बोला था जब इन्होंने गठबंधन करा था, सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी। इन लोगों को लगा कर हम मायावती को मिलाते हैं तो सारा का सारा दलित वोट मायावती के पास चला जाएगा। हालांकि अभी भी दलित वोट मायावती के पास ही इनकी खुशफहमी थी। और अगर हम ओवैसी को मिलाते हैं या मुस्लिम लीग को मिलाते हैं या पीस पार्टी को मिलाते हैं या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को मिलाते हैं तो मुसलमान वोट इनके साथ हो जाएगा। अब आप ही देखिए कि ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे आप ममता बनर्जी हो, इनके साथ जो सबसे वफादार वोट है वो मुसलमान ही है। मुसलमान 4-5 जगह बटकर वोट करता है, लेकिन दलित जो है वो दलित को वोट देता है, पंडित जो है बीजेपी को वोट देता है, यादव जो है अखिलेश को वोट देता है या लालू यादव को वोट देता है। लेकिन मुसलमान इतना सेकुलर है हिंदुस्तान का कि वो एक जगह नहीं टिकता। वो असदुद्दीन ओवैसी को तो बी टीम बना देगा, है ना, लेकिन वो कांग्रेस को कहेगा जी यही हमारी खलीफाओं की पार्टी है। तो ये एक्सप्लॉइट है। आपने टिकट का बंटवारा देखा, दिल्ली के इतिहास में 7 सीटें दिल्ली में एमपी की, और आज तक के इतिहास में यह मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। क्यों? इनको पता कि जहां मैं ओखला में बैठी हूं कि ये सीट मुसलमान जीत सकता है। 7 से 8 लाख मुसलमान वोट है, नहीं दिया जाता। आप सीलमपुर की देखिए, उस सीट पे भी 3 लाख से ज्यादा तो दलित वोट है और 7 लाख से ज्यादा मुसलमान वोट है, वहां भी नहीं दिया जाता। इनको लगता है कि अगर दिल्ली से मुसलमान परमानेंट पार्लियामेंट में आ गए तो दिल्ली के मुद्दों पर, मुसलमान के मुद्दों पर बात करेंगे। तो अपोजिशन के नेता तो खुद घोटाला है। अपोजिशन तो खुद सोचती है कि मुसलमानों को कहीं फिक्स नहीं करना। मुसलमान हमारे घर में, हमारी जेबों में पड़ा रहे। अखिलेश की जेब में भी मुसलमान है, नेहरू की जेब में भी मुसलमान है, तेजस्वी की जेब में भी मुसलमान है, ममता जी बटर है। और अगर वाकई अगर अभी भी कुछ परिवर्तन चाहते हैं भारत के लोग, तो सिर्फ दलित और मुसलमान अगर एक हो जाए ना, सिर्फ मायावती को मजबूत करके, अगर ये वाकई गठबंधन बन रहा था, सिर्फ ये एक ऐलान करते कि हमने मायावती को प्रधानमंत्री बना दिया, आप यकीन करिए कि हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में आप भारतीय जनता पार्टी को ढूंढते कि इन्होंने कब सरकार बनाई थी। इन्होंने किससे तालमेल बिठाया? उससे नीतीश से, जो पता था, हमें पता था कि वो चवन्नी अठन्नी की तरह कूद के चला जाएगा। हाँ, वो पलटू राम थे, उनसे बनाया। वो ख्वाब देख रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्हें फिर कुछ, मतलब एक बात है, एक बेवकूफ इंसान, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि बुढ़ापे में लोग इतने सठिया जाते हैं। मतलब पहली बार मैंने वाकई सुना था कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा कि हाँ, वाकई बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं नीतीश कुमार को देखकर। सवाल, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। राम के बारे में तो आप भी जानती, भगवान राम के बारे में आप जानती होंगी। तो क्या राम की अवधारणा या भगवान राम की अवधारणा, राम राज्य के लोग बात करते हैं, तो क्या राम राज्य की अवधारणा डिक्टेटरशिप की थी क्या? नहीं, देखिए ना, एक बात आप नहीं थी, और आप एक बात बताइए, 14 से पहले के राम नहीं थे, आप मंदिर नहीं जाते थे, आप राम को नहीं मानते थे, आप रामलीला में नहीं जाते थे। तो मतलब 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो डिजिटल तवाइफ जो है वो कहती कि मैं आज़ादी मिली, उसको टिकट मिल गया, है ना। मतलब 14 के बाद तो आज़ादी मिली है इनको। फिर नेहरू को मुंह भर भर के कोसते भी, जब 14 के बाद तुम्हें आज़ादी मिली तो फिर नेहरू को तो कोसना बनता ही नहीं है। फिर तो तुम अपने आप को कोसो ना, ये बेरोजगारी के जिम्मेदार तुम, ये किसान जो बैठा हुआ इसके जिम्मेदार तुम, ये एनआरसी जो बैठी इसके जिम्मेदार तुम, तो सब चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो ना। तो ये सारे के सारे जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, राम के नाम को लेकर यूज कर रहे हैं। और एक बात बताइए, राम के नाम को तो इन्होंने एक आतंकी नारा बना दिया। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, किसी दलित को मार देते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, किसी मुसलमान को मार देते हैं, जय श्री राम बोल के मस्जिदों के आगे तांडव मचाते हैं, जय श्री राम करके जिनके सारे ड्रामे चल रहे हैं। तो ये इनको देख के ऐसा लगता है कि राम को भी बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने राम, अगर राम जी होते तो इनको थप्पड़ मार मार के इनके मुंह सुझा देते, लाल कर देते, कभी क्या कर क्या रहे हो। तो इन्होंने देखा, आपने देखा जब राम मंदिर का इन्होंने भी आनन फानन उद्घाटन करा, हिंदू शास्त्रों के लिहाज से आप किसी भी मंदिर का, किसी भवन का जब तक इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, जब तक वो पूरा ना हो। अभी तो शंकराचार्यों ने भी कहा था ये बात। 4 शंकराचार्यों ने इसका बाइकआउट करा। 60% बना नहीं था, आनंद फानंद चादर ढका के तुमने कर दिया। आप ये देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है ना। ये नचनिए गवनिए, पहले जो लोग थे, जो नवाब होते थे या दूसरे लोग होते, वो कोठों पे जाया करते थे, अपना पैसा बहा कर आया करते थे। अब जमाना बदला, लोग बदले, तो अब लोग फिल्में देखने जाते हैं, इनके मुजरे देखने जाते हैं कि भाई चलो ओए ये नाच रही है, ये नाच रही है, अब आइटम सॉन्ग आएगा, अब ये वाली। तो ये तवाइफे तो है। अब हमारी विडम्बना कहिए या हमारे भारत की बदनसीबी कहिए, जिनको आलू का रेट नहीं पता, प्याज का रेट नहीं पता, गुर्बत नहीं पता, इंसानियत नहीं पता, मुल्क नहीं पता, वो पार्लियामेंट में भी जाके हॉलीवुड बॉलीवुड बना रहे हैं। तो ये गलत है कि तमाम एक्टरों को जिस तरह बैक टू बैक टिकट दिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिनको हमारे मसले नहीं पता वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे जाकर। अच्छा, अगला और नंबर, आपको अगर याद होगा जब मुख्तार अंसारी उसको अतीक अहमद को मारा जाता है, तो उसी वक्त तमाम भगवा चिंटू कहता है अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। तो हार्ट अटैक क्या लंगड़ाता,
कान उंगलूता, ट्रैफिक में फंसता हुआ आ रहा था बांदा जेल में, ट्रैफिक में फंस गया, फिर आ गया कि अब भाई मुझे जाना है। बांदा जेल जब शिफ्ट किया जा रहा तब ये कहा था गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी। नहीं तो मैं ये तो कह रही, मैं कह रही हूँ जब क्या नाम है उसको मारा गया था अतीक अहमद को, उस वक्त का था अगला नंबर इसका मुख्तार अंसारी का है। तो हार्ट अटैक जो ये कर रहे हैं, तो ये बताएं कि हार्ट अटैक जो है 1 साल पहले चल चुका था अतीक के पास से कि मुख्तार अंसारी के पास जा रहा हूँ, बांदा में जाऊंगा, उसको पढ़ूंगा। भाई सारे सिम्टम बता रहे हैं, उसका पेट फूला हुआ, मुख्तार अंसारी का पेट फूला हुआ था, नाक से खून आ रहा था, मुंह से खून आ रहा था, कान से खून आ रहा था। तो जब किसी को पॉइजन दिया जाता है ना, तो उसकी जो उसका ना नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, नसें चौक हो जाती है, और वो जो खून है वो दिल में ना जाके ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब आप उसको पोस्टमार्टम का ड्रामा करिए, आप कुछ भी ड्रामा करिए कि हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि सरकार भी तुम्हारी, शासन भी तुम्हारा, प्रशासन भी तुम्हारा, पीएम रिपोर्ट भी तुम बदल सकते हो। लेकिन हाँ, आज भी मुसलमानों को और अफजाल अंसारी को और उनकी फैमिली को अदालतों पर यकीन है, और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लेकिन शेर तो सो चुका। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साफ तौर पे आपने देखा किस तरीके से बताया गया कि क्या चीज़ें देश में हो रही हैं, और ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जो राजनेता हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। विपक्ष को भी ये सोचना होगा कि क्या रणनीति बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, देश में एक भयावह स्थिति और भयावह दौर आ चुका है, जहां लोकतंत्र पर सवाल पूछा जाता है, जहां मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछा जाता है, और ये बड़े कुर्सी पर बैठे हुए लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।